हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 13 एमीन का छठा वीडियो आज हम देखते हैं। कल की वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के परीक्षणों का अध्ययन किया था, जैसे हिंसबर्ग परीक्षण, मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, तीनों प्रकार के एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया। तो वो प्रश्न क्यों पढ़ाया गया था? ताकि हम तीनों तरह के एमीन्स की तुलना कर सकें। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीन में अंतर लिखिए। तो ये अंतर आप लोग कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमको ऐसे 3 कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे गुण, है ना। पहला पॉइंट आएगा आपका गुण। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे प्राथमिक एमीन। फिर उसके बाद में अगला जो आपका कॉलम बनेगा उसमें हम लिखेंगे द्वितीयक एमीन, है ना। और जो हमारा तीसरे नंबर का कॉलम है, थर्ड कॉलम, वो कौन सा कहलाएगा? उसका हम नाम लेते हैं तृतीयक एमीन। ठीक है, तो ऐसे हमको तीनों में डिफरेंस लिखना है और आपको बहुत आसान लगेगा ये अंतर, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस पढ़ ली हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला जो हमने जहाँ से हमने कल खत्म किया था, फर्स्ट पॉइंट हम डालेंगे नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, है ना। कल की वीडियो का सबसे अंतिम टॉपिक यही था। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया हमने देखी थी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एमीन्स की। तो प्राथमिक एमीन क्या करते हैं? ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल और नाइट्रोजन देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ROH व N2 बनता है। यानी अब ये सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा आपका कि प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर अल्कोहल और नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या करता है कि द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसोमीन नामक यौगिक बनाता है। जो क्या स्पेशल खास बात है? जो लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण देता है। जो लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण देता है। हम चाहें तो अलग से इसका भी पॉइंट बना सकते हैं। और जो आपका तृतीयक एमीन था उसने क्या किया था? तृतीयक एमीन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो तृतीयक एमीन के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। और आपको कल ध्यान हो तो इस प्रोटॉन को ये ग्रहण कर लेता है और बनाता है R3N, N के साथ में H, इस पे तो पूरे पे प्लस चार्ज, और इधर आ जाता है ONO पे माइनस चार्ज, यानी एक प्रकार का लवण बनाता है। तो हम तृतीयक वाले में लिखेंगे कि ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड नामक लवण बनाता है ना। तो ये जो अंतर हम लोगों ने लिखा है, ये किस आधार पे लिखा? क्योंकि हमने इन तीनों की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ देखी थी, इसलिए हम इस उत्तर को पूरा कर पाए, है ना। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण आप सभी को याद होगा कि इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। और ये परीक्षण केवल कौन देते हैं? सिर्फ प्राथमिक एमीन देते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है कि प्राथमिक एमीन जब कार्बिल एमीन परीक्षण देता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ लिखेंगे हम अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाता है। अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाता है या देता है। ठीक है, लेकिन क्या द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देता है? तो आपको यहाँ लिखना है कि द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता। इसी प्रकार से जो तृतीयक एमीन है वो भी कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता। ठीक है, इसके बाद में अगला एक हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल परीक्षण भी पढ़ा था। मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया थी। तो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण में क्या होता है कि जो प्राथमिक एमीन है वो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण देता है और CS2 और HgCl2 से क्रिया कर क्या बनाता है? ये से क्रिया कर एल्किल आइसोथायोसाइनेट नामक सरसों के तेल
की गंधयुक्त यौगिक देता है। सरसों की तेल के समान गंधयुक्त यौगिक देता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो प्राथमिक एमीन है वो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण देता है और एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनाता है जिसकी गंध सरसों के तेल के जैसी होती है। आप चाहो तो सेंटेंस को चेंज कर लेना, लिख सकते हो कि मस्टर्ड ऑयल परीक्षण प्राथमिक एमीन देता है और एल्किल आइसोसाइनाइड नामक यौगिक देता है जिसकी गंध सरसों के तेल की जैसी होती है। द्वितीयक एमीन क्या करता है? द्वितीयक एमीन CH2 से तो क्रिया करता है, लेकिन किससे नहीं करता? लेकिन HgCl2 से क्रिया नहीं करता। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना, इससे क्रिया नहीं करता। या आप ये भी लिख सकते थे कि ये कोई मस्टर्ड ऑयल परीक्षण नहीं देता है और तृतीयक एमीन मस्टर्ड ऑयल परीक्षण नहीं देता, है ना। तो ये मस्टर्ड ऑयल परीक्षण भी हो गया। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे जिसका नाम है हिंसबर्ग परीक्षण। हिंसबर्ग परीक्षण मतलब हिंस C6H5SO2Cl, इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है? तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कि ये मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है जो KOH में विलय होता है ना। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है जो कि KOH में विलय है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये क्या देता है? ये डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है। डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है जो KOH में अविलय है। ठीक है, ये KOH में नहीं घुलता है। और तृतीयक एमीन क्या करता है? ये तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं देता, हिंसबर्ग परीक्षण बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये चार अंतर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ के लिखे हैं। एक अंतर और हम लोग इसमें लिख सकते हैं लेकिन उसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। एक पॉइंट और पांचवा आप डाल सकते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, RMgX के साथ में क्रिया। इसकी रिएक्शन देखेंगे अपन लोग बाद में। तो जो प्राथमिक एमीन होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाता है। एल्केन मतलब क्या? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाता है। कौन? प्राथमिक एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाता है। द्वितीयक एमीन भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके सेम एल्केन बनाता है। लेकिन जो तृतीयक एमीन है वो क्या करता है? कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पांचों अंतर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में डिफरेंस है। इन डिफरेंस को अलग अलग सेपरेटली भी पूछ सकते हैं जैसा कि हमने प्रश्न बना के लिखा है, और अगर अंतर पूछे तो आपको इस तरह से पूरा उत्तर तैयार करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे हम कुछ दूसरे तरह के प्रश्न पढ़ते हैं। इसी अंतर के जैसा एक और प्रश्न पूछते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन कौन कौन से परीक्षण देते हैं, है ना। अगर ये प्रश्न आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन के विभेद हेतु कौन कौन से परीक्षण होते हैं, तो वो जो अभी अपन ने पॉइंट्स लिखे ना वो आप लिख सकते हो कि पहला है कार्बिलेमिन परीक्षण। केवल कौन देता है कार्बिलेमिन परीक्षण? सिर्फ कौन देता है? प्राथमिक एमीन। दूसरा मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, ये भी सिर्फ कौन देता है? ये भी देता है प्राथमिक एमीन। तीसरा लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, ये स्पेशली किसके लिए होता है? ये द्वितीयक एमीन के लिए होता है। और अगला हिंसबर्ग परीक्षण। तो हिंसबर्ग परीक्षण में हम लोग लिखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक एमीन तो ये परीक्षण देते हैं लेकिन तृतीयक एमीन नहीं देते। और नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया, तो नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया में आपको लिखना है कि प्राथमिक एमीन तो अल्कोहल और नाइट्रोजन देते हैं, द्वितीयक एमीन नाइट्रोसोमीन देता है और तृतीयक एमीन लवण बनाता है। तो इस तरह का एक प्रश्न भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इसको क्योंकि लिख के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरह से पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को कॉपी में लिखना
कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन के विभेद हेतु कौन कौन से परीक्षण होते हैं। अब चलिए अब हम अगली तरह का प्रश्न पढ़ते हैं, कारण बताओ वाले क्वेश्चंस। कारण बताओ मतलब कि रीजनिंग टाइप के प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि क्या कारण है, रीजनिंग क्वेश्चन है ना, क्या कारण है कि एनिलीन, क्या कारण है कि एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता। तो पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सी होती है। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जैसे बेंजीन की यदि हम लोग बात करें, बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन है और इसकी क्रिया करा दें अपन किसी एल्किल हैलाइड से RX के साथ में। जब बेंजीन की क्रिया, चैप्टर 10 में पढ़ा है मैंने आपको ये कि बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं और उपस्थिति किसकी होती है, निर्जल LCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्किल मूलक का प्रतिस्थापन हो जाता है ना। अपन यहाँ मान रख के करते हैं तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लेते हैं CH3Cl है ना, तो बेंजीन की क्रिया CH3Cl से कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये निकल जाएगा HCl निकल जाएगा और बचेगा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉलुइन है ना। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट की एक और अभिक्रिया होती है एसिलीकरण, वो भी मैं आपको याद दिला दूं कैसी होती है वो अभिक्रिया, कि जब बेंजीन की क्रिया CH3COCl से कराते हैं, CH3COCl, इसको अपन उल्टा लिखते हैं, ClCOCH3 से कराते हैं, वही निर्जल LCl3 की उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है कि ये HCl निकल जाता है ना, ये HCl निकल गया और बचा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन मतलब कि मेथिल फेनिल कीटोन। तो प्रश्न ये है कि भैया जब ये बेंजीन जो है वो एल्किलीकरण और एसिलीकरण यानी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दोनों तरह की दे पाता है, तो हमारा एनिलीन ये क्रिया क्यों नहीं कर पाता है ना। तो एनिलीन की फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर होती तो वो कैसे होती देखते हैं अपन। वो रिएक्शन ऐसे होती कि बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा है NH2 है ना, ये एनिलीन है, इसकी क्रिया करा दो आप CH3Cl से, तो ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाए और यहाँ पे CH3 आके जुड़ जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है, तो कारण ये है कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, रीजन बता रही हूँ मैं आपको, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल LCl3 भाग लेता है। अभी जो निर्जल LCl3 है ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मतलब कि इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कैसे देखो, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। अब ये क्या करते हैं, आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि यार कैसे भी अष्टक पूरा हो जाए, तो 3 और 5 8, इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या होता है कि एल्यूमिनियम के पास में से 3 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7, सभी के पास में ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस क्लोरीन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लो क्लोरीन का तो काम हो गया भाई, हो गया सबके पास 8 7 और 1 8, 7 और 1 8, इसके पास भी 7 और 1 8। बेचारे एल्यूमिनियम का क्या, 3 तो खुद के और 3 इससे ले लिए, मतलब 2 4 6, क्या अभी भी इस बेचारे का अष्टक पूरा हुआ, नहीं हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। और जब ये क्रिया करता है एनिलीन से C6H5NH2 से, तो आप सभी जानते हैं कि चाहे प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक हो, अमोनिया हो, नाइट्रोजन युक्त जो भी यौगिक होते हैं उनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण इसका नेचर कैसा है, ये क्षारीय है। और कैसा क्षारीय पता है आपको, ये लुईस क्षार है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की इच्छा होती है और ये बेचारा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। मतलब इस बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं यहाँ पे देखो,
1 2 3 4 5 6, ये चाहता है कि कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसको बोलते हैं अपन लुईस क्षार। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, मतलब क्रिया करने इन द सेंस कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो निर्जल LCl3 जो है वो उपस्थित है, तो ये जो एनिलीन है ये एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करने की बजाय इससे क्रिया कर लेता है और इसको दान में अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे देता है, और ये दोनों मिलकर एक लवण बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे लवण? C6H5NH2 सिंगल बॉन्ड LCl3, है ना, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसने इसको दे दिया, तो एक प्रकार का लवण बन जाता है। इसलिए ये फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे कि एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसलिए नहीं देता है क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल LCl3 उत्प्रेरक का कार्य करता है और निर्जल LCl3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है और लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करता है। एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और एनिलीन लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म LCl3 को दे देता है और एक प्रकार का यौगिक बना लेता है, इसलिए ये फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और प्रश्न पढ़ते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। ये सारे जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ आपकी किताब के पीछे एक्सरसाइज दी है, उसी को अपन लोग हल कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एथिलएमीन तो एथिलएमीन जल में विलय है ना, एथिलएमीन तो जल में घुल जाता है, लेकिन एनिलीन नहीं, क्यों? लेकिन एनिलीन नहीं क्यों? एथिलएमीन तो जल में घुल चुका है, विलय हो चुका है, पर एनिलीन ऐसा क्यों नहीं करता? एथिलएमीन का सूत्र क्या है? C2H5NH2, है ना। ये तो जल में विलय है, लेकिन कौन जल में विलय नहीं है? एनिलीन। एनिलीन को हम ऐसे लिखते हैं C6H5, यानी बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ा रहता है? NH2। ये जल में अविलय है ना, तो ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है कि जो एथिलएमीन होता है ना, वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बंध बनाता है ना। छोटा आकार होता है एथिल का, तो वो हाइड्रोजन बंध बनाता है जल के साथ में। कैसे बनाता है? देखो, C2H5NH, है ना, फिर एक और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ C2H5, मतलब ये एक एथिलएमीन, ये दूसरा एथिलएमीन। और आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के बीच नहीं बनते। हाइड्रोजन परमाणु के साथ कोई अन्य ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह का परमाणु होता है ना। तो देखो, ये एक एथिलएमीन, ये दूसरा एथिलएमीन, फिर ये नाइट्रोजन है, तो इससे एक H जुड़ेगा, N जुड़ेगा इसके साथ में, यहाँ C2H5, है ना, और यहाँ पे लिख दो H, फिर इस N से एक और, मतलब इस प्रकार से ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। तो आपको तो सीधा सीधा ये बताना है कि भैया एथिलएमीन इसलिए पानी में घुल जाता है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि एनिलीन जल में इसलिए अविलय है क्योंकि एनिलीन में जो C6H5 समूह होता है उस समूह का आकार, फेनिल समूह का आकार कैसा होता है? आकार बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ ये अध्रुवीय नेचर का होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये जल में अविलय है। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई माइनस प्लस चार्ज नहीं आता है, लेकिन हाँ, पानी में जैसे ये विलय होते हैं तो जैसे जल के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आते हैं, तो जैसे ये तो मैंने आपको भी एथिल एमीन के बीच में बॉन्ड्स बताए हैं। अगर हम यहाँ पे जल का अणु रख लें, है ना, तो जल का अणु ये इस तरह से होता है, इस प्रकार का इसका अणु सूत्र होगा, है ना, ये ऑक्सीजन, फिर मान लो ये हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। तो ये इस प्रकार से छोटे आकार का होने के कारण जल के साथ आसानी से, प्रॉपर आंसर बोलती हूँ मैं, एथिलएमीन जल में इसलिए विलय है क्योंकि एथिलएमीन में
जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में घुल जाता है, परंतु एनिलीन जल में इसलिए नहीं घुलता क्योंकि एनिलीन में फेनिल समूह का आकार काफ़ी बड़ा होता है और बड़ा आकार होने के साथ साथ ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए ये जल में अविलेय है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपना बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद एक और प्रश्न है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ऐसा लगता है कि एग्जाम में आने लायक हैं ये रीजनिंग क्वेश्चंस। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? प्राथमिकता दी जाती है क्यों, है ना? क्या कारण है कि प्राथमिक एमीन बनाने के लिए, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, अगर आपको प्राथमिक एमीन बनाना है तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से ही प्राथमिक एमीन बनाना पसंद क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीजन है ना? तो प्राथमिक एमीन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। मैंने आपको जो 4th वीडियो बताया था उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं बताई थी, जैसे कार्बिल एमीन परीक्षण तो प्राथमिक एमीन का परीक्षण है, लेकिन आपको याद हो तो हाफमैन विधि, साबात्य विधि, इन दोनों विधियों से भी तो प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। तो प्राथमिक एमीन बनाने की जो 3 विधियां हैं, जिनमें से हाफमैन विधि, अब हाफमैन विधि में क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और चतुर्थक अमोनियम लवण का मिश्रण बनता है ना। और जो साबात्य विधि होती है उसमें भी क्या होता है, तीनों प्रकार के एमीन्स बन जाते हैं। तो प्राथमिक एमीन बनाने के लिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को ही क्यों हम लोग पसंद करते हैं? तो इसका रीजन ये है, इसका उत्तर ऐसा लिखना है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा केवल और केवल प्राथमिक एमीन बनाया जाता है, जबकि इसकी तुलना में हाफमैन विधि द्वारा जो एमीन अपघटन विधि होती है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन के साथ साथ चतुर्थक अमोनियम लवण के मिश्रण बनते हैं, जिसकी वजह से हम गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से ही प्राथमिक एमीन बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो बहुत इजी सा उत्तर है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और है कि एरोमेटिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, एरोमेटिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्यों? एरोमेटिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा क्यों नहीं बना सकते? एरोमेटिक एमीन मतलब क्या चीज है, C6H5NH2, इसको क्यों नहीं बना सकते, एनिलीन क्यों नहीं बना सकते हम गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा? तो उसका रीजन ये है कि एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड के अनुनादी प्रभाव के कारण, अब आपको ये जो बात मैं बोल रही हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा सा गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन को समझना होगा। क्या है वो विधि, देखो जरा। क्या होता है कि सबसे पहले थैलेमाइड लेते हैं, CO, इधर CONH है ना, इसकी क्रिया पहले कराते हैं अपन KOH के साथ में, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया याद दिला रही हूँ मैं आपको। तो H और OH निकल जाता है, H2O निकल जाता है, बचता क्या है, ये बचेगा पोटेशियम थैलेमाइड, N पोटेशियम है ना, ये देखो ये CO और यहाँ N के साथ आ गया K। अब जो स्टेप आती है यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, RI एल्किल आयोडाइड है ना, तो KI निकल जाता है, तो फिर बचता क्या है, ये बचता है कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में CO, N और R, और अंत में जब हम इसका जल अपघटन करा दें या इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दें, है ना, NaOH भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन गया आपका RNH2 है ना, ये तो बन गया हमारा प्राथमिक एमीन, RNH2 बन गया है। और बचा क्या है बदले में,
इसमें बचता है बेंजीन रिंग, इधर तो है CO CO है ना, ये देखो, और एक एक OH यहाँ पे जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं अपन थैलिक अम्ल। अगर आप इसको ना लेते हुए NaOH लेते हो तो वहाँ पे सोडियम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया हमारा प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा। प्रश्न ये है कि भैया एनिलीन क्यों नहीं बना सकते, तो एनिलीन बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, पहले तो थैलेमाइड लेंगे, है ना, इसका नाम है थैलेमाइड। थैलेमाइड की क्रिया KOH से कराएंगे तो आपका बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। और फिर इस स्टेप में प्रॉब्लम आएगी कि जब पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया आपको RI से करानी पड़ेगी तो आपको R के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा C6H5I, है ना, मतलब फेनिल आयोडाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि C6H5 और I, है ना, C6H5 में C और ये I मतलब कि हेलोजन, ये जो दोनों जो बंध होते हैं, ये बंध अनुनाद प्रभाव के कारण इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अनुनाद होता है ना, अलग अलग तरह के बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, तो इनमें द्विबंध आ जाता है। इसके कारण ये बंध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अनुनाद प्रभाव के कारण C सिंगल बॉन्ड X बंध के बीच में एक बंध और आ जाता है, जिसके कारण ये बंध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसलिए ये इस पोटेशियम थैलेमाइड के साथ क्रिया नहीं देता है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब नहीं हो पाती तो इसलिए इस क्रिया के द्वारा हम एनिलीन नहीं बना सकते, है ना। गैब्रियल थैलेमाइड के द्वारा हम एनिलीन क्यों नहीं बना सकते, तो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एरिल हैलाइड, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिल हैलाइड में एरोमेटिक यौगिक में अनुनादी प्रभाव पाया जाता है, और अनुनाद के कारण इनके बीच में द्विबंध आ जाता है। और क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट होते रहता है ना, ये द्विबंध कोई परमानेंट नहीं होता है, ये चेंजेबल होता है, मूवेबल होता है, तो ये बंध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिसे तोड़ना काफ़ी कठिन होता है, और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देने में असमर्थ होते हैं और पोटेशियम थैलेमाइड के साथ कोई क्रिया नहीं करते। इसलिए एरोमेटिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमने रीजनिंग क्वेश्चंस पढ़े हैं, 1 2 3 4 और तीनों एमीन्स में अंतर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम इनकी क्षारीयता पर बात करेंगे।